जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशन पर। और आज हम चर्चा करने वाले हैं शैशवावस्था के बारे में, यानी इन्फेंसी टाइम के बारे में। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने मानव विकास के विभिन्न अवस्थाओं के बारे में चर्चा की थी, जिसमें हमने मानव विकास के 4 मुख्य अवस्थाओं के बारे में चर्चा की थी। जिसमें पहली अवस्था थी शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। इन तमाम अवस्थाओं में से जो पहली अवस्था है वो है शैशवावस्था, यानी कि बालक जब शिशु होता है। तो शैशवावस्था का सही समय जन्म से लेके 6 वर्ष तक माना गया है। जन्म से लेके 6 वर्ष के बालक में क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं, कैसे कैसे बदलाव होते हैं, उनकी क्या पहचान होती है, किन बातों से घबराना चाहिए या किन बातों को देखकर अनदेखा करना चाहिए। अक्सर होता है कि जब बालक पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है, अगर कम वजन हो तो भी माता पिता घबरा जाते हैं, अगर वजन अधिक हो तो भी माता पिता परेशान हो जाते हैं। तो आपके शिशु का सही वजन कितना होना चाहिए, आपके शिशु की सही लंबाई कितनी होनी चाहिए, उसका डाइट कैसा होना चाहिए, उसका विकास किस तरह का हो रहा है और किस तरह का नहीं हो रहा है, इन सारी बातों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि एक स्वस्थ शिशु का या जन्मजात शिशु का वजन कितना होना चाहिए। प्राय अगर सलाहकारों की, डॉक्टरों की या मनोचिकित्सकों की माने तो शिशु बाल जो विशेषज्ञ हैं उनका मानना है कि एक स्वस्थ बच्चे का वजन 2.5 किलोग्राम से लेकर 3.5 किलोग्राम तक हो सकता है। लेकिन अगर 3.5 किलोग्राम से अधिक वजन है तो भी माता पिता के लिए चिंता का विषय होता है कि बालक कुछ ज्यादा ही मोटा हो सकता है, भविष्य में कुछ ज्यादा ही वजनी पैदा हुआ है। या अगर वजन 2 किलो से कम है तो भी माता पिता के लिए चिंता का विषय बन जाता है, लेकिन घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। अगर बालक का सही देखरेख, सही पोषण, सही आहार करते हैं आप या सही डाइट रखते हैं तो अधिक वजन वाला बच्चा भी भविष्य में एक स्लिम फिट इंसान हो सकता है और कम वजन वाला बच्चा भी भविष्य में जाके एक बेहतर बालक बन सकता है। खैर, इसके अलावा बात करें बालक के लंबाई के बारे में तो काफी कुछ चीजें तो अनुवांशिकता पर डिपेंड करती हैं कि बालक के माता पिता की लंबाई कैसी है, बालक के परिजनों की लंबाई कैसी है। तो फिर भी एक सामान्य लंबाई की बात करें तो जन्मजात शिशु की लंबाई 19 इंच से लेकर 24 इंच के बीच से हो सकती है। अर्थात कहें कि 1.5 फीट के करीब, लगभग 1.5 फीट के करीब उनकी लंबाई होती है जन्मजात शिशुओं की। किसी बच्चे में माता पिता और आनुवंशिकता के आधार पर बात करें तो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। और इस शैशवावस्था में बालक लगभग 3 साल में अपने लंबाई के दुगुना विकास करता है। यानी यूं कहें कि इसकी अगर विशेषताओं की बात करें, शैशवावस्था में या शैशवावस्था की क्या विशेषताएं हैं, क्या पहचान है, कैसे कैसे बदलाव होते हैं, तो मैंने कुछ बदलावों के बारे में, कुछ विशेषताओं के बारे में यहाँ पे बिंदुवार लिखा हुआ है। इस पर हम चर्चा करेंगे। अगर आपको समझ में आए तो बिल्कुल मुझे कमेंट करेंगे और कोई प्रश्न आए तो भी मुझे कमेंट जरूर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। और आइए शुरू करते हैं शैशवावस्था की पहचान या विशेषताएं। तो पहली विशेषता है शारीरिक विकास। शैशवावस्था में शारीरिक विकास बड़ी तीव्रता से होता है, यानी शारीरिक विकास की तीव्रता होती है, शारीरिक विकास बहुत तेजी से होता है। जैसा कि कुछ देर पहले मैंने बताया कि जन्मजात शिशु का जो लंबाई होती है वो 19 इंच होती है, लगभग 1.5 फीट के आसपास होती है। लेकिन यकीन मानिए 3 से 3.5 साल की आयु में, क्योंकि बच्चा भी शैशवावस्था में है, जन्म से लेके 6 वर्ष की अवस्था में, इसी अवस्था में शारीरिक विकास जीवन के हर काल की अपेक्षा सबसे तीव्र होता है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि बालक का शारीरिक विकास सबसे तेजी से या सबसे तीव्र किस अवस्था में होता है, तो आप बिल्कुल जवाब देंगे शैशवावस्था में। क्योंकि शैशवावस्था में जब बालक पैदा होता है तो उसकी लंबाई 19 इंच, 18 इंच या 20-22 इंच हो सकती है, लगभग 1.5 फीट के या उससे अधिक। लेकिन हैरान करने वाली बात है कि शारीरिक विकास की बात करें तो लगभग दोगुना हो जाता है मात्र 3 साल की आयु में। पैदा होने से लेकर 3 साल की आयु में बच्चे की जो लंबाई है वो 1.5 फीट से लेकर 3 फीट हो जाती है। पैदा हुआ तो लंबाई कितनी थी? 1.5 फीट, और 3 से 3.5 साल में उसकी लंबाई 3 फीट हो गई। मैंने पैदा हुआ तो 1.5 फीट और 3 साल बाद 3 फीट या उससे अधिक हो जाती है। तो अगर प्रश्न आपके दिमाग में कहीं भी किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जा रहा है कि बालक का सर्वाधिक शारीरिक विकास किस आयु में होता है या किस स्टेज में होता है, तो आप बताएंगे
कि सहसावस्था में बालक का सबसे तेज शारीरिक विकास होता है, सबसे तीव्र शारीरिक विकास होता है। बच्चा जब पैदा होता है तो काफी छोटा होता है, उसके हाथ पैर उंगलियां नाखून सर काफी कुछ छोटा होता है, लेकिन 3 साल में लगभग वो दुगना आकार पा लेता है। आगे देखते हैं मानसिक विकास की तीव्रता। इस आयु में बच्चे का मानसिक विकास भी बहुत तीव्र गति से होता है, क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है तो शून्य होता है, वो केवल 2 चीजों को सीख के आता है, रोना और चूसना। और इन रोने चूसने के अलावा वो कुछ भी सीखा नहीं होता है, या यूं कहे कि तीसरी व्यवस्था मलमूत्र का त्याग करना। तो सहज क्रिया को आराम से कर लेता है, उसको सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो अपने आप जैसे ही उसका आता है तो कर लेता है, पोटी हो सुसु हो। इसके अलावा बालक कुछ भी नहीं जानता, नहीं शून्य है बालक। लेकिन 6 वर्ष की अवस्था में बालक का मानसिक विकास काफी हद तक बेहतर हो जाता है। वो अपने माता पिता को पहचानना, पास पड़ोस के दोस्तों को पहचानना, स्कूल के सहपाठियों को पहचानना, लोगों को हेलो हाय बोलना, मुस्कुराना, थोड़ी बड़ी बात करना, यानी कि शाब्दिक विकास की बात करें तो कम से कम 2000 तक के शब्द भंडार उसके दिमाग में आ जाते हैं। यानी सोच के देखिए, 0 से लेकर 2000 का शब्द भंडार, यानी उसका शब्द भंडार कितना विकसित हुआ, 2000 गुना। तो कहीं ना कहीं इस आयु वर्ग में या इस अवस्था में बच्चों का मानसिक विकास काफी तीव्र होता है, क्योंकि ये 0 से लेकर 2000 तक सब पहुंच गए। अगर आप ये कहते हैं कि नहीं हमारा मानसिक विकास तो सबसे अधिक प्रौढ़ावस्था में होता है, प्रौढ़ावस्था में आपका मानसिक विकास होता जरूर है, लेकिन मेच्योरिटी अधिक आती है, मानसिक विकास कम होता है। अगर मानसिक विकास बेहतर की बात करें तो सबसे अधिक मानसिक विकास सहसा अवस्था में होता है, क्योंकि 0 से लेकर 2000 शब्द होते हैं। और किशोरावस्था में या प्रौढ़ावस्था में अगर आपके पास 10,000 शब्द भंडार है तो 10,000 से लेकर 11,000 हो जाएंगे या 12,000 हो जाएंगे। उसमें ग्रोथ देखेंगे तो 10% या 20% का ग्रोथ होगा। लेकिन अगर आप इसमें ग्रोथ देखते हैं शब्द भंडार का या अन्य जितने भी मानसिक क्रियाएं हैं, उसका 1000 गुना, 100 गुना, 500 गुना तक ग्रोथ होता है। इसलिए कहा जाता है कि सबसे अधिक शारीरिक विकास, सबसे अधिक मानसिक विकास सहसा अवस्था में ही होता है। अब बात करें सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। इस अवस्था में बालक की सीखने की प्रक्रिया काफी तीव्र होती है, वो हर चीज को बहुत जल्दी सीख जाता है। इसको अगर हम छोटे से उदाहरण से जाने तो हमारी जो फोन की मेमोरी होती है, जब पूरी तरह से खाली होती है और उसमें कुछ गाना या कुछ भी अपना डेटा ट्रांसमिट करते हैं तो बहुत जल्दी डेटा वो पहुंच जाता है, क्योंकि वो क्या होता है पूरी तरह से खाली है। और जब मेमोरी हमारा भरा होता है, बहुत थोड़ा सा खाली होता है, तो उसमें डेटा ट्रांसफर बहुत स्लो होता है, धीमी गति से होता है। ठीक यही प्रक्रिया हमारे बालक के दिमाग की बात है कि जब बालक पैदा होता है तो उसका मेमोरी बिल्कुल कोरा होता है, मेमोरी पूरी खाली होती है। इस सहसावस्था में आप बच्चे को जो भी ज्ञान डालते हैं वो ज्ञान उनके दिमाग में बहुत जल्दी कैच करते हैं, बहुत जल्दी पकड़ते हैं। इसलिए कुछ लोगों का मानना है कि सीखने की उम्र होती है। कई लोग के मुंह आपने सुना होगा कि अब तो पढ़ाई की उम्र नहीं रही, जबकि हमारा मनोविज्ञान कहता है कि सीखना जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। आप हर समय हर स्थिति में सीख सकते हैं। लेकिन कुछ लोग अगर वास्तविक बात करें, कुछ लोग का मानना है यार सीखने का उम्र होता है, पढ़ने की उम्र होती है। अब कहाँ रही उम्र, क्योंकि वो भी मानते हैं, स्वीकार करते हैं कि जब हम बाल्यावस्था में सहसावस्था में थे तो किसी बात को हम जल्दी सीखते थे, क्योंकि बाहरी माहौल, सांसारिक दबाव या कोई तनाव नहीं था हमारे जीवन पे। हम पूर्ण रूप से दूसरे के ऊपर निर्भर थे और आराम से एंजॉय करते थे, बस सीखते थे। लेकिन अभी हम बात करें, मेरी उम्र 30 साल हो गई है, पारिवारिक तनाव, पारिवारिक दबाव, तमाम तरह की जिम्मेदारियां, ये सब जिम्मेदारियों के साथ सीखने की जो बात आती है थोड़ा सा कठिन जरूर होता है, पर मुश्किल तो नहीं है। मेरा मानना है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, जब चाहे तब सीख कर सकते हैं। एक अच्छा कंसंट्रेशन होना चाहिए। बस अब उस मुद्दे से आगे बढ़ते हैं। इस उम्र में सीखने की प्रक्रिया भी काफी तेज होती है। आपने देखा होगा बच्चे पोयम को कैसे लंबे लंबे पोयम को रट्टा मार के याद कर लेते हैं, लंबे लंबे गाने को याद कर लेते हैं। भले ही बच्चे को उसका मतलब नहीं पता हो, लेकिन बच्चे याद करने में माहिर होते हैं, किसी चीज को सीखने में बहुत तेज होते हैं, क्योंकि उनकी मेमोरी बिल्कुल कोरी है। अभी आप जितना भी फीड करोगे बहुत जल्दी फिट होगा। अब बात करते हैं कल्पना की सजीवता। सहसावस्था का एक विशेषता यह भी है कि बच्चों में कल्पना की सजीवता होती है। वो हर चीज जो सोचते हैं कि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। मतलब जो पेड़ पौधे देखते हैं तो अपने माता पिता से पूछ सकते हैं कि क्या ये भी, इसमें भी जीव है, इसके बच्चे कहाँ सोए होंगे, ये क्या खाते हैं। बच्चा अपने गुड़िया को देखता है, उसको भी बोलता है चल दूध पी, चुप, चल सो जा। अपने गुड़िया को भी सुलाता है। हर चीज को वो सही मानता है, सही मानता है। जो भी सोचता है उसको लगता है कि ऐसा बिल्कुल हो सकता है। जो कल्पना करता है उसको भी सही मान लेता है कि मैंने ऐसा सोचा होता, वैसा हो सकता है। वो हर चीज को सजीव मानने लगता है। आगे देखिए,
दूसरों पर निर्भरता, तो सहसावस्था में बालक पूर्ण रूप से दूसरों पर निर्भर होते हैं। दूसरे अर्थात अपने माता पिता और गार्जियन पर निर्भर होते हैं। उनसे उनका नहाना, खाना, कपड़े लगते, ये सब उनका काम गार्जियन करते हैं। इसलिए बच्चे दूसरे पर निर्भर होते हैं। आगे देखें, नैतिकता का अभाव। इस आयु वर्ग में बच्चों में नैतिकता का अभाव होता है। आपने कई पास पड़ोस के बच्चों को देखा होगा, जब बच्चों को आप छेड़ते हैं या बच्चों को कुछ ऐसी उटपटांग बातें बोलते हैं तो ठीक आपको उल्टा भी बोलता है। जैसे अब मैं यहाँ की भाषा में बात करूं तो अगर किसी बच्चे को आप छोटी सी गाली दे तो अभी आप उल्टा बोलेगा, गाली देगा। किसी बच्चे को रे बोलेंगे तो रे का रिप्लाई करेगा। यानी जैसा आप व्यवहार करेंगे वैसा आपसे व्यवहार करेगा वो। मतलब उसके अंदर नैतिकता नहीं है कि मुझे छेड़ रहे हैं या चिढ़ा रहे हैं। वो बहुत जल्दी पैनिक हो जाता है और वो भाषागत ताकत को खो देता है और कुछ भी शब्द बोलने पर मजबूर हो जाता है। सामाजिक भावना का विकास। इस आयु वर्ग में बच्चे की सामाजिक भावना का विकास धीरे धीरे शुरू हो जाता है, क्योंकि बच्चे का पहला समाज क्या होता है, उसकी माँ, उसके परिवार होते हैं। जब बच्चा 6 साल का होता है, क्योंकि सहसावस्था शून्य से लेकर 6 साल की अवस्था को कहते हैं, वो अपने विद्यालय जाता है, कक्षा 1 में जाता है, अपने पास पड़ोस के दोस्तों के साथ खेलता है। इस दौरान वो एक सोसाइटी को मेंटेन कर रहा होता है, अपने फ्रेंड्स को मेंटेन करता है, फ्रेंड के साथ बातचीत करना शुरू कर देता है। इसलिए उसके अंदर सामाजिकरण का विकास की पहली प्रक्रिया, जो पहला स्टेप है, वो शुरू हो चुका होता है। वो अपने परिवार के साथ सामाजिकता का परिवेश में ढलता है। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ, विद्यालय में टीचर्स के साथ, स्टूडेंट के साथ, अपने क्लासमेट के साथ वो काफी अच्छा समायोजन करना शुरू कर देता है। इसलिए सामाजिकता की पहली सीढ़ी कहा जाता है सहसावस्था को। तो सामाजिकता की पहली सीढ़ी कौन सी है, तो सहसावस्था। इस अवस्था में सामाजिकता की भावनाओं का पहला विकास होता है, पहला उद्भव होता है, स्टार्टिंग होता है। तो हम बात कर सकते हैं सहसावस्था के बारे में, बिल्कुल निश्चिंत रहें। आगे देखेंगे संवेगों का प्रदर्शन। इस आयु वर्ग में बच्चे अपने इमोशन को दिखाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि एक महिला के 2 बच्चे हैं, बड़ा बेटा और छोटा बेटा। जैसे ही माँ बड़े बेटे को गोदी में पाती है, छोटा बेटा गुस्सा हो जाता है, अपने इमोशन को दिखाता है कि आप मुझसे प्यार नहीं करते, उससे अधिक प्यार करते हैं। छोटे को गोद में लेती है तो बड़ा गुस्सा करने लगता है। कहीं ना कहीं बच्चे अपने इमोशन को प्रकट करना सीख जाते हैं, जैसे गुस्सा करना, चिड़चिड़ाना, माँ के गोदी में आके बहुत खुश होना। ढेर सारे इमोशन हैं, अच्छे और बुरे, नेगेटिव और पॉजिटिव। इन संवेगों का प्रदर्शन करना बालक सीख जाता है। वो सीख लेता है कि कब मुझे चिड़चिड़ाना है, कब मुझे क्रोधित होना है, या कब मुझे बहुत अच्छे से काम निकालने के लिए बातचीत करना है। तो आइए देखते हैं कुछ अगले विशेषताओं के बारे में। दोहराने की प्रवृत्ति। इस उम्र में बच्चों को दोहराने की प्रवृत्ति काफी प्रबल होती है, क्योंकि आपने बच्चे को, छोटे बच्चे को, किसी को सोच के देखिए, 5 पड़ोस के बच्चे को आप रामा रामा बोलते हैं तो बच्चा भी आपके हाथ कैसे बना के रामा रामा बोलने की कोशिश करता है। आप जब बच्चे को कुछ खिलौना एक बार खिला के देखते हैं, ऐसे करते हैं बेटा, वो भी सेम ऐसे ही करता है। वो देखता है कि मम्मी रोटी कैसे बनाती है, वो किचन में मम्मी के साथ बैठे नकल करती है, और मम्मी से आटा मांगती है, माँ मम्मी रोटी बनाऊंगी। बच्चा पापा का नकल करता है, पापा कैसे चलते हैं, पापा कैसे घोड़ा बनते हैं, पापा कैसे खाना खाते हैं, वो हर चीज की नकल करने की कोशिश करता है। इसलिए दोहराने की प्रवृत्ति इस अवस्था में बेहतर या कुछ ज्यादा होती है, क्योंकि बच्चा सीखने वाला होता है। माता पिता बोलते बेटा ऐसे करो, जैसे मैं कर रहा हूं ऐसे करो। इसलिए कॉपी करते करते बालक के अंदर दोहराने की प्रवृत्ति अत्यधिक बढ़ जाती है। अब बात करें जिज्ञासा की प्रवृत्ति। इस आयु वर्ग में बच्चे के अंदर जिज्ञासा प्रबल हो जाती है। बच्चा हर चीज को जानने की कोशिश करता है। ये क्या है, ये पेड़ है तो यहाँ क्यों खड़ा है, इसका घर क्यों नहीं है, ये भगवान जी है तो मंदिर में क्यों है, भगवान जी के मंदिर के बाहर ये बैल क्यों बैठा है, भगवान जी के हाथ में त्रिशूल क्यों है। 10 तरह के सवाल पूछेगा। यकीन ना हो तो आप किसी 5 साल के, 6 साल के, 4 साल के बच्चे को अपनी उंगली पकड़ाइए और बाहर घूमने जाइए, मंदिर जाइए, कहीं भी जाइए, वो जिन जिन चीजों को देखेगा उन चीजों के बारे में पूछने का प्रयास करेगा। ये क्या है, क्यों है, कैसे है। उसके अंदर जिज्ञासा इतनी प्रबल होती है कि दुनिया में जो भी उसको दिखता है, जो भी प्रक्रिया उसके सामने होती है, वो हर चीज को जानने की कोशिश करता है। आगे देखते हैं अनुकरण द्वारा सीखना। इस उम्र में बच्चे अनुकरण द्वारा सीखते हैं, यानी कि जैसा आप कर रहे हैं, माता पिता, टीचर या गार्जियन जैसा करते हैं, उनको देखकर वैसी कॉपी करने की कोशिश करते हैं। ताकि माता पिता सिखाते हैं उनको, बेटा ऐसे ब्रश करते हैं, बेटा ऐसे कपड़े पहनते हैं, तो माता पिता को देखते हैं और उनका अनुकरण करते हैं। ये हो गई कुछ उनकी विशेषताएं या पहचान के बारे में। इसके अलावा अन्य और भी बातें हो सकती हैं जो आप मेंशन कर सकते हैं। अगर इसके अलावा अन्य कुछ पहचान या विशेषताएं आपको समझ में आती हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि आपके साथ साथ हमारे भी ज्ञान की वृद्धि हो। तमाम बातें हैं जिसको मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है क्योंकि वीडियो छोटा बने, इसके लिए। अगर आपको भी कुछ जरूरी बातें लगती हो तो आप जरूर बताएं।
अब आगे हम देखेंगे कि सहसावस्था में अगर बच्चे के विकास इस तरह हो रहा है या बच्चे की विशेषता ऐसी पाई जाती है, तो इस अवस्था में हम बच्चों को कैसे शिक्षित करें या उनको किस रूप में ढालें, या बच्चों के शिक्षा का प्रारूप कैसा हो, बच्चों को किस प्रकार हम गाइडलाइन करें ताकि बच्चा एक अच्छा नागरिक बन सके, एक बेहतर इंसान बन सके। इस हेतु हमने कुछ बिंदु यहाँ बनाए हुए हैं कि शिक्षा का प्रारूप कैसा होना चाहिए सहसावस्था में। इस पर हम चर्चा करेंगे कि आइए देखते हैं शिक्षा का प्रारूप कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहली बात करूंगा उचित वातावरण। बालक को विकास के लिए या अच्छी शिक्षा के विकास के लिए बालक के अंदर उचित वातावरण का होना बहुत जरूरी है। आप जिस माहौल में रहते हैं वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ का समाज कैसा है, पास पड़ोस बहुत शोरगुल तो नहीं है, बहुत बड़ी फैक्ट्रियां तो नहीं है जिसमें लोगों का आवागमन होता है, दिन भर खटर पटर होता है। ऐसी स्थिति में बालक का शैक्षिक विकास अच्छे से नहीं हो सकता। इसलिए बालक का वातावरण, और वातावरण में बहुत सी चीजें आ जाती हैं, जैसे माता पिता का व्यवहार हो गया, पड़ोसियों का व्यवहार हो गया, पड़ोस के बच्चे का हो गया, पड़ोस कैसे लोग रहने वाले हैं, बहुत पिछड़े लोग तो नहीं है, बहुत छोटी दिमाग के लोग तो नहीं है, बच्चे का जो खेलने वाले बच्चे हैं वो किस प्रवृत्ति के हैं, ये सारी बातें वातावरण में आ जाती हैं। तो बच्चे के विकास के लिए एक समुचित और शैक्षिक वातावरण होना बहुत जरूरी है। ये सबसे पहली बात मैंने लिखी है, वातावरण। अगर बच्चों को अच्छा वातावरण, अच्छा साथ, अच्छा संगति मिला तो एक अच्छा नागरिक बन सकता है। अगली व्यवस्था की बात करूं तो उचित व्यवहार। बच्चे से आप बिल्कुल एक बेहतर व्यवहार करें। अगर बच्चे से आप गलत शब्द में बात करेंगे या गलत संबोधन करेंगे, गलत उद्बोधन करेंगे, तो बच्चा अभी भी छोटा है, बच्चा भी गीली मिट्टी के समान है। आप जैसा उसको सिखाएंगे, जैसा बोलेंगे, बालक भी वैसे ही अनुकरण करके बोलेगा। आपको उसकी विशेषता आपने देखा है कि अनुकरण करके सीखता है बालक। आप जैसा उससे व्यवहार करेंगे वैसा वही व्यवहार करेगा। आप अपने बच्चे के सामने अपने माता पिता को, जो बुजुर्ग हो रखे हैं, उनको गाली देते हैं, उनको धिक्कारते हैं, डांटते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके बुजुर्ग होने पर भी आपका बेटा आपके साथ ऐसा ही व्यवहार करेगा। इसलिए बच्चे के सामने अगर माता पिता की रिस्पेक्ट करते हैं तो बच्चा आगे चलकर आपकी भी रिस्पेक्ट करेगा। ऐसा हम सोचते हैं, ऐसा मानते हैं, ऐसा प्रमाण मिलता है। आगे देखें तो जिज्ञासा की संतुष्टि। इस उम्र में अगर शिक्षा के दृष्टिकोण से बात करें तो बच्चों के जिज्ञासा की संतुष्टि बेहद जरूरी है। जैसा कि विशेषता में मैंने बताया था कि बच्चे की जिज्ञासा प्रबल होती है। जिज्ञासा, बच्चे जिज्ञासु होते हैं, हर चीज को जानना चाहते हैं कि पेड़ है, मंदिर है, ये बैल बाहर क्यों बैठा है, इत्यादि। इस अवस्था में बच्चे की जो जिज्ञासा है उसको सही शांत करना बेहद जरूरी है। कई माता पिता को मैंने देखा है, सुना है, जाना है कि जब बच्चा प्रश्न पूछता है तो बच्चे को डांट देते, चुप रहो, कितना बोलते हो, कितना बात करते हो, परेशान कर दिया लड़के ने, चलो घर बात करते हैं। जबकि आपको एक गार्जियन, एक माता पिता होने के नाते ऐसा कदापि नहीं करना है। बच्चे की जिज्ञासा को सही दिशा में शांत करना है। अगर बच्चा पूछता है बैल बाहर क्यों बैठा है, तो आपने जो उस बारे में बताया, उसका जो भी लॉजिक देके बच्चे को बताया, उसके दिमाग में कोरे कागज में बिल्कुल फिट हो गया। आपने अगर सही बताया कि शिव जी की सवारी है, ये नंदी गाय है, इसको शिव जी की सेवा में लगाया गया इसलिए बाहर बैठता है, तो बच्चा फिर अगला प्रश्न पूछ सकता है, मम्मी हम तो मोटरसाइकिल से जाते हैं, वो बैल पे क्यों जाते हैं भगवान जी। अब लोग एक नई समस्या, आप इसको समस्या का समाधान करो कि उस समय मोटर गाड़ी नहीं थी इसलिए भगवान जी बैल पर जाते थे। तमाम तरह के प्रश्न पूछता है बालक। ऐसी स्थिति में आप बालक के हर प्रश्न का सही समाधान करें ताकि बच्चे के दिमाग में उस वस्तु का, उस विषय वस्तु का सही ज्ञान हो और वो संतुष्ट हो जाए। अगर बालक संतुष्ट नहीं होता है तो उसके मन में वो बातें गोल गोल घूमती रहती है और अन्य क्रियाओं में भाग लेने में पीछे रह जाता है। इसलिए बालक के विचारों को संतुष्ट करना आपकी जिम्मेदारी है। उसके अंदर जो भी जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है उसको सही जवाब दीजिए। अगर आपको नहीं आता है तो बच्चे से कहिए, बेटा हम कल बात करेंगे इसके बारे में, किसी से पूछकर जानकारी लेकर बताइए, लेकिन सही बताइए, क्योंकि आपका एक गलत ज्ञान बच्चे के जीवन भर के ज्ञान को गलत ठहरा सकता है, गलत कर सकता है। आगे देखते हैं वास्तविकता का ज्ञान। बच्चों को वास्तविकता का ज्ञान दीजिए। बच्चा पूछता है ये पेड़ कैसा, घर क्यों नहीं है, तो कई लोग झूठी मूठी कहानी सुनाते हैं, यहाँ पे एक भूत आता है, ये रात को डरावनी आवाजें आती। बच्चों को डराने के लिए, बच्चों को दूध पिलाने के लिए, बच्चों को खाना खिलाने के लिए, बेटा जल्दी खाना खा लो भूत आ जाएगा, जल्दी खाना खा लो शेर आ जाएगा। ये हम क्या कर रहे हैं, हम बच्चों को डरा रहे हैं, बच्चे के मानसिकता के साथ खेल रहे हैं। जबकि बच्चे को हमको कमजोर नहीं बनाना है, डरा के दूध नहीं पिलाना है। बच्चे को पॉजिटिव थिंक दीजिए, बच्चे को होशियार बनाइए, उसको सकारात्मक दृष्टिकोण से विकास करिए कि बेटा तुम दूध पियोगे तो तुम चैंपियन बनोगे, तुम एक अच्छे क्रिकेटर बनोगे, एक अच्छे फुटबॉलर बनोगे।
एक अच्छे जर्नलिस्ट बनोगे। बच्चों को सकारात्मक दृष्टिकोण दीजिए, उसके बाद उसको खाना दिलाइए, दूध पिलाइए, पर डराइए मत। बच्चों को वास्तविकता का ज्ञान दीजिए कि क्या करने से क्या होता है। आप झूठ मूठ के सपने बचपन से दिखाना शुरू कर देते हैं, इसीलिए बच्चे का दिमाग स्वप्न बढ़ जाता है और आगे जाके वो विफल हो जाता है। इसलिए बच्चे को बचपन से ही वास्तविकता का ज्ञान कराना शुरू कर दीजिए। सहसा अवस्था से ही वास्तविकता का ज्ञान प्रारंभ कर दीजिए। आगे देखेंगे तो आत्मनिर्भरता का विकास। मैंने कहा था कि इस उम्र में बच्चे दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं, माता पिता के ऊपर निर्भर होते हैं, इसकी विशेषता या पहचान में। लेकिन शिक्षा के स्वरूप में मैं नहीं बताना चाहूंगा कि बच्चों को आत्मनिर्भरता का विकास करना चाहिए उनके अंदर, कि बेटा अपने शूज कहाँ रखने हैं, मोजे कहाँ रखने हैं, शर्ट कहाँ रखना है, अपना टी शर्ट कहाँ रखना है, लंच बॉक्स खाने के बाद कहाँ प्रॉपर रखना है। क्योंकि हम अक्सर देखते हैं बच्चे लाड़ प्यार दुलार में स्कूल चाहे बैग कहीं और फेंके, टिफिन कहीं और फेंके, पानी बोतल कहीं और, जूता कहीं और बच्चे तुरंत वीडियो गेम लेके शुरू, मोबाइल लेके शुरू कि दिन भर हमको मोबाइल नहीं मिला है। और हम माता पिता गार्जियन बच्चे से इतना लाड़ प्यार हो गया कि उसको बोलते नहीं है, और माँ पीछे पीछे घूम के सारे चीजों को कलेक्ट करती है, ये यहाँ सूझ, यहाँ मोजा, यहाँ फलाम। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको बच्चों को बचपन से ही सहसावस्था से ही सिखाना है कि बेटा शूज आप जहां से पहने हो वहीं लेकर रख दो, सॉक्स जहां निकाले वहां रखो, स्कूल बैग कहाँ प्रॉपर रखो। आपको 5 मिनट लगेगा बेटा ऐसा करने में, लेकिन हर चीज सिस्टमेटिक बनेगी, किसी एक आदमी के ऊपर काम का दबाव नहीं बनेगा। आज के इस आधुनिक जीवन में माता पिता दोनों वर्किंग में है। तमाम लोगों को दिखाता है कि पापा भी नौकरी करते हैं, मम्मी भी नौकरी करती है। ऐसी अवस्था में खाली माता के ऊपर इतनी जिम्मेदारी देना कि वो अपना भी काम करे, पति के लिए खाना भी बनाए, बच्चों के लिए खाना बनाए, फिर सबके जूते कलेक्ट करे या मोजे कलेक्ट करे, उसके लिए बर्डन बढ़ जाएगा। इस बात को सोचते हुए बच्चों को बचपन से ही आत्मनिर्भर बनाए। हमारे प्रधानमंत्री जी भी आत्मनिर्भर भारत की रचना कर रहे हैं, लोगों पे जोर दे रहे हैं। तो इसकी जिम्मेदारी आपकी बनती है कि बच्चे को बचपन से ही आत्मनिर्भर बनाना शुरू करिए। वो 3 साल की उम्र में हुआ, 2 साल की उम्र में हुआ, उसको बताइए कि जूता कहाँ रखते हैं। आपने तमाम ऐसे बच्चों को देखा होगा जो एक पेन भी उठाता है ना तो वापस ले जाकर वहीं रखता है जहाँ प्रॉपर रखा होता है। उसके माता पिता ने उसे बचपन से सिखा रखा है कि बेटा ऐसा करने से चीजें सरल होती हैं, अगली बार दोबारा पेन को ढूंढोगे तो प्रॉपर वहीं मिलेगा। और कुछ बच्चे पेन यहाँ उठाए तो वहां फेंक दिए, कुछ पिन उठाए तो बिस्तर पर फेंक दिए, फिर चूहे का पीठ में समस्या होती है। कई बार आपने देखा होगा, पानी गिलास पिए कहीं और रखे कहीं और, पैर सरकता है, पूरा दूध गिर जाता है, पानी गिर जाता है। ऐसी समस्याओं से बचने के लिए बच्चों को बचपन से ही आत्मनिर्भर बनाने के लिए शिक्षित करिए, उनको प्रेरित करिए, मोटिवेट करिए। आगे देखते हैं सामाजिक भावना का विकास। इस उम्र में बच्चे के अंदर सामाजिक भावना का विकास शुरू हो जाता है, लेकिन वो कई बार बच्चे आपस में लड़ाई झगड़ा करने के कारण या खिलौने एक दूसरे को नो बांटने के चक्कर में कुछ प्रतिशोध या कुछ लड़ाई झगड़े वाली प्रवृत्ति भी दिमाग में आ जाती है। लेकिन आपको क्या करना है गार्जियन होने के नाते, बच्चे के शिक्षा के स्वरूप के अंतर्गत आपको बच्चों के अंदर सही सामाजिक भावना का विकास करना है कि बेटा अगर वो खिलौने तुम्हारे साथ खेलता है तो शेयर करो, कोई टिफिन मांगता है, भूखा है, उसको भी टिफिन दो। काफी कुछ चीजें होती है सामाजिकता के लिए जरूरी है। बच्चों को नैतिक शिक्षा से परिचित कराइए कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। आप बचपन से बच्चे को सिखा देंगे तो बच्चा बचपन से ही आत्मनिर्भर बनेगा और एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण होगा उसके अंदर। आगे बात करते हैं आत्म प्रदर्शन का अवसर। बच्चों को अपनी बात बोलने का मौका देना चाहिए। आजकल इतने ढेर सारे टीवी पर कार्यक्रम आते हैं, क्राइम पेट्रोल, दस्तक, सीआईडी, उसमें आपने अक्सर देखा होगा कि छोटे बच्चों को गार्जियन इतना दबा के रखते हैं, इतना उसके ऊपर प्रेशर रहता है कि डर के मारे वो माता पिता से अपनी समस्या को बता नहीं पाता है। उसका शारीरिक शोषण होता है, मानसिक शोषण होता है। विद्यालय में कर्मचारी करते हैं, नौकर चपरासी करते हैं, लेकिन वो बात हिचकिचाहट में अपने माता पिता से बता नहीं पाता है, क्योंकि हमने उसके ऊपर इतना प्रेशर कर रखा है, इतना दबाव, इतना डरा के रखा है कि बच्चा अपनी बातों को खुल के बता नहीं पा रहा है, इसलिए बच्चे का शोषण हो रहा है। लेकिन अगर हम बच्चे को आत्म प्रदर्शन का अवसर दे रहे हैं, बच्चा अपनी बातों को खुल के बताने के काबिल बना है या हम उसको मौका दे रहे हैं, तो अपनी सभी समस्याओं को, छोटी बड़ी गलतियों को, अच्छाइयों को, बुराइयों को आपको परिचित कराएगा, आपको बताएगा। इसलिए बालक के जीवन में छोटी से बड़ी तक कोई समस्या नहीं आएगी। इसलिए बच्चों को आत्म प्रदर्शन का मौका दीजिए, उनको उनकी समस्या को बताने का अवसर दीजिए। डांटना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, आप उतना ही डांटे जितना चल जाए, प्यार से उतना ही पुचकारे जितना चल जाए, और ज्यादा लाड़ प्यार भी नहीं होना चाहिए। हम यूं कहें कि गीली मिट्टी को अगर हम बहुत ज्यादा आकार दे देंगे तो वो टूट जाएगा, लेकिन इसी आकार से, इसी आवश्यकता अनुसार, चाहे गीली मिट्टी हो, चाहे गीला बांस हो, कच्चा बांस हो, उसका उतना ही मोड़े जितना वो मुड़ सके। आप अचानक से बहुत अधिक मोड़ देते हैं जिससे वो टूट जाता है।
तो इसलिए आप कोशिश करें कि गीली मिट्टी को सही आकार दें, बच्चे को सही दिशा निर्देश दें। आगे बात करूं तो मानसिक क्रियाओं का अवसर, बच्चों का मानसिक विकास इस आयु में बहुत तेजी से हो रहा होता है, इसलिए बच्चों को मानसिक क्रिया करने के लिए अवसर दीजिए। उनको बार बार छोटे छोटे बाजार के लिए पैसे दे दीजिए, 10 रुपए 5 रुपए चिल्लर पैसे दीजिए, ये सामान लेके आओ, ये दूध का पैकेट लेके आओ, बगल से बहुत दूर मत भेजिए, बगल से, ताकि वो छोटी छोटी मानसिक क्रियाओं को करें। छोटा छोटा पहली पजल उनको दीजिए, चित्र कहानियां दीजिए, ये बिंदु से बिंदु मिलाओ, ये इसका क्या होगा। इससे बच्चे की मानसिक क्रिया बढ़ेगी तो बच्चा बुद्धिमान होगा, तेज होगा, उसकी बुद्धि तीव्र गति से बढ़ेगी। आगे देखें तो क्रिया द्वारा सीखने पर बल, बच्चों को करके सीखने दीजिए। हम कई चीजें होता है जो बचपन में बच्चों को दूर से देखो, इसको ऐसे करते हैं, वहीं से देखो। बच्चा जब दूर से देखेगा तो दूर से ही सीख पाएगा। उस चीज को जब करके सीखेगा तो जल्दी सीखेगा। इसलिए बच्चों को करके सीखने का मौका दें हर चीज में। खेल द्वारा सीखना, बच्चे इस अवस्था में खेल बहुत पसंद करते हैं, इसलिए खेल में कैसे सिखाते हैं, खेल में सीखने पर बल दिया जाए। टीचर्स हो या गार्जियन हो, बच्चों को खेल के माध्यम से सीखने के लिए प्रेरित करें। आगे देखें विभिन्न अंगों की शिक्षा, बच्चे को प्राइवेट पार्ट्स के बारे में, सेक्स एजुकेशन के बारे में बताएं, ताकि बच्चे जान सके कि हमारा प्राइवेट पार्ट्स कौन सा है, कहाँ छूने से मुझे माता पिता को बताना चाहिए, कहाँ छूने से मुझे आपत्ति होनी चाहिए इत्यादि। आपको ढेर सारे सेक्स एजुकेशन की बात करें तो लोग चर्चा करते हैं कि बच्चों को 6 साल की अवस्था में सेक्स एजुकेशन का ज्ञान करा देना चाहिए। स्कूल जाते जाते उसको सामान्य बात है कि बेटा गुड टच और बैड टच कौन सा है, इसको आपको समझा देना चाहिए, जिससे बच्चों के सामने आगे कुछ गलत ना हो, कुछ बुरा ना हो। और एक बात और आगे, चित्रों और कहानियों द्वारा शिक्षा, तो बच्चों को चित्रों और कहानियों द्वारा शिक्षा देंगे तो उनकी मानसिक प्रक्रिया तेज होगी और बच्चे अपना बेहतर विकास कर पाएंगे। इसके अलावा तमाम और विधियां हो सकती हैं जिससे हम चर्चाएं कर सकते हैं, आपस में वार्तालाप कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें। मिलता हूं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।